Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र के बिल्कुल इंजन रूम में जा रहे हैं। हाँ, नमस्कार। मतलब अध्याय 3 पर आधारित समाजशास्त्रीय अनुसंधान पद्धतियां। ये वो तरीके हैं जिनसे समाजशास्त्री इस जटिल सामाजिक दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान असल में बनता कैसे है। ये सिर्फ आप देखिए विचारों या सिद्धांतों का मामला नहीं है, हाँ, बल्कि उनको वास्तविक दुनिया में परखने का भी है। तो हमारा लक्ष्य आज इन तरीकों की एक मजबूत समझ बनाना है, ताकि हम समाजशास्त्रीय दावों का बेहतर मूल्यांकन कर सकें। जी। और ये एक चुनौती है ना? मतलब मानव चेतना, समाज, संस्कृति, ये सब कितने कितने फिसलन भरे विषय हैं। इनका व्यवस्थित अध्ययन कैसे किया जाए? ये कोई फिजिक्स जैसा सीधा तो है नहीं। सही कहा, यही तो मुख्य बाधा है। लोग सोचते हैं, वो प्रतिक्रिया करते हैं, व्याख्या करते हैं, लेकिन यहीं पर अनुसंधान पद्धतियां काम आती हैं। अच्छा, ये वो उपकरण हैं, वो टूल्स हैं जो हमें अवधारणाओं को व्यवस्थित करने, उन्हें परीक्षण योग्य बनाने में मदद करते हैं और इन चुनौतियों के बावजूद डेटा इकट्ठा करने में सहायक होते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट्स हैं जिनका उपयोग समाजशास्त्री ज्ञान बनाने के लिए करते हैं। हाँ, बिल्कुल, ब्लूप्रिंट्स। तो चलिए इन ब्लूप्रिंट्स को देखते हैं। शोध में सीधे कूदने से पहले एक योजना चाहिए होती है, एक डिजाइन। तो समाजशास्त्री मुख्य रूप से कौन से डिजाइन इस्तेमाल करते हैं? हाँ, एक रणनीति तो जरूरी है। अनुसंधान डिजाइन मूल रूप से चरों यानी वेरिएबल्स के बीच संबंधों का परीक्षण करने की एक योजना है और मोटे तौर पर 4 मुख्य प्रकार हैं। ये शोध के लक्ष्य पर निर्भर करता है। 4 प्रकार, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है अन्वेषणात्मक डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी। इसे एक टोही मिशन जैसा समझिए। टोही मिशन? हाँ, ये तब बहुत उपयोगी होता है जब विषय नया हो या शायद अस्पष्ट हो या जिसके बारे में बहुत कम समझा गया हो। इसका लक्ष्य है शुरुआती जानकारी हासिल करना, समस्या को समझना। अच्छा। और शायद आगे के शोध के लिए कुछ शुरुआती विचार या परिकल्पनाएं तैयार करना। तो जैसे किसी अनजाने इलाके का नक्शा बनाने जैसा हुआ है। इसमें तरीके क्या होते हैं? इसमें मौजूदा साहित्य पढ़ना, मतलब लिटरेचर रिव्यू करना, विशेषज्ञों से बात करना या शायद कुछ शुरुआती केस स्टडीज देखना शामिल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई महिलाओं की स्थिति पर शोध करना चाहता है, तो वे शायद सीधे बड़े सर्वे में कूदने के बजाय पहले मौजूदा एनसीआरबी डेटा या जनगणना के आंकड़ों को देखेंगे, ताकि मुख्य मुद्दों की पहचान हो सके। हाँ, ताकि पता चले कि मुख्य मुद्दे क्या है, कौन से समूह प्रभावित है, एक अंदाजा लग सके। ठीक है, तो ये शुरुआती समझ बनाने के बाद फिर क्या? फिर आता है वर्णनात्मक डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव। ये ज्यादा औपचारिक होता है। इसका उद्देश्य किसी स्थिति या समूह का स्नैपशॉट लेना है। स्नैपशॉट? हाँ, जैसा वो है वैसा वर्णन करना। ये क्या पर केंद्रित है, इस समूह की विशेषताएं क्या हैं, ये कितना आम है, इस तरह के सवाल। जैसे चुनाव से पहले ओपिनियन पोल। वो वर्णनात्मक हुए। बिल्कुल सही उदाहरण है। ओपिनियन पोल बताते हैं कि लोग अभी क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझाते कि क्यों सोच रहे हैं। ये अक्सर क्रॉस सेक्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल मतलब समय के खास बिंदु पर चीजों को देखता है। उस एक पल में क्या स्थिति है। ठीक है, तो अन्वेषणात्मक नक्शा बनाता है, वर्णनात्मक तस्वीर खींचता है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है व्याख्यात्मक डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी। अब हम आते हैं क्यों पर। अच्छा, ये महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, इसे अक्सर सामाजिक विज्ञान का वर्कहॉर्स माना जाता है। जब आपने घटना का वर्णन कर लिया है और शायद कोई परिकल्पना, कोई हाइपोथेसिस बना ली है, तो ये डिजाइन उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए होता है। तो कारण प्रभाव समझने की कोशिश। जी बिल्कुल, इसका उद्देश्य कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना है। तो यहीं पर सिद्धांत का असली परीक्षण होता है। हाँ, यहीं पर हम क्या है से ये कैसे और क्यों है की ओर बढ़ते हैं, और ये हमें चौथे प्रकार की ओर ले जाता है, प्रयोगात्मक डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल, जो समाजशास्त्र में थोड़ा मुश्किल है। प्रयोगात्मक जैसे विज्ञान प्रयोगशाला में होता है? हाँ। समाजशास्त्र में ये मुश्किल क्यों है? नियंत्रण की वजह से? बिल्कुल, नियंत्रण ही मुख्य चुनौती है। देखिए, एक सच्चे प्रयोग में आप एक चर, जिसे स्वतंत्र चर या आईवी कहते हैं,
उसमें हेरफेर करते हैं हाँ, और देखते हैं कि ये दूसरे चर यानी आश्रित चर या डीवी को कैसे प्रभावित करता है, और इस दौरान बाकी सब कुछ स्थिर रखना होता है। लेकिन समाज तो कोई प्रयोगशाला है नहीं। वही तो, समाज कोई लैब नहीं है। संस्कृति, इतिहास, व्यक्तिगत मतभेद, आर्थिक स्थितियां, कितनी सारी चीजें हैं। हाँ, ये सब परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हें नियंत्रित करना तो लगभग असंभव है। बिल्कुल, इन्हें बाहरी चर या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहते हैं, और अगर आप इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते कि आपके आईवी ने ही डीवी में बदलाव लाया। इसलिए समाजशास्त्री अक्सर संशोधित डिजाइन अपनाते हैं, जैसे अर्ध प्रयोग या क्वसी एक्सपेरिमेंट्स। उसमें क्या होता है? उसमें समूह पूरी तरह यादृच्छिक रूप से असाइन नहीं किए जाते, या फिर प्राकृतिक प्रयोग होते हैं, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। वो कैसे? जहां कोई बाहरी घटना, जैसे कोई नई सरकारी नीति लागू हुई, तो वो एक तरह की प्रयोगात्मक स्थिति बना देती है जिसका अध्ययन बाद में किया जा सकता है। तो वे वास्तविक दुनिया के स्थितियों का ही उपयोग करते हैं? हाँ, और लेकिन यहाँ एक समझौता करना पड़ता होगा, है ना, आंतरिक बनाम बाहरी वैधता के बीच। हाँ, बिल्कुल। अक्सर समाजशास्त्र में अध्ययन के भीतर कारण कार्य संबंध की निश्चितता, जिसे आंतरिक वैधता कहते हैं, वो थोड़ी कमजोर हो सकती है, ताकि निष्कर्षों को व्यापक समाज पर लागू करने की क्षमता, जिसे बाहरी वैधता कहते हैं, वो बेहतर हो सके। और अक्सर बाहरी वैधता एक बड़ा लक्ष्य होता है समाजशास्त्र में। ये डिजाइन सोचने पर मजबूर करते हैं कि समाजशास्त्री ज्ञान बनाते कैसे हैं। क्या इसके पीछे कोई बुनियादी तर्क या दर्शन भी है, मतलब कोई अप्रोच? बिल्कुल, ज्ञान निर्माण के दो मुख्य तर्क मार्ग हैं। अच्छा। एक है निगमन यानी डिडक्शन, और दूसरा है आगमन यानी इंडक्शन। निगमन और आगमन, ठीक है, इन्हें सरल शब्दों में समझाइए। निगमन, डिडक्शन, ये टॉप डाउन अप्रोच है। अच्छा। आप एक सामान्य सिद्धांत या नियम से शुरू करते हैं, अच्छा। एक बड़ी थ्योरी से। हाँ। फिर उसे एक विशिष्ट परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाते हैं, एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, और फिर डेटा इकट्ठा करके उस परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। जैसे अगर सिद्धांत कहता है कि सामाजिक एकजुटता आत्महत्या दर कम करती है, तो आप इससे एक हाइपोथेसिस बनाएंगे और फिर डेटा देखेंगे। बिल्कुल, ये मौजूदा सिद्धांत की पुष्टि या खंडन करने की कोशिश है। ये अक्सर प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म से जुड़ा होता है। प्रत्यक्षवाद? हाँ, मतलब प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक नियम खोजने का लक्ष्य। लेकिन आपने पहले कहा था कि समाज जटिल है। क्या सामाजिक एकजुटता जैसी अमूर्त चीजों के बारे में वस्तुनिष्ठ तथ्य इकट्ठा करना आसान है? यही तो चुनौती है, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए केवल निगमन पर निर्भर रहना समाजशास्त्र में हमेशा काफी नहीं होता। तो आगमन यानी इंडक्शन, इसका उल्टा हुआ, बॉटम अप। हाँ, आगमन बॉटम अप है। आप विशिष्ट अवलोकनों या डेटा से शुरू करते, जरूरी नहीं कि कोई पहले से तय सिद्धांत हो। आप डेटा में पैटर्न्स, थीम्स या नियमितताएं खोजते हैं, और इन विशिष्ट अवलोकनों से आप एक व्यापक सामान्यीकरण या शायद एक नया सिद्धांत बनाने की कोशिश करते हैं। अवलोकन से सिद्धांत की ओर, सिद्धांत को डेटा से ही उभरने देना। बिल्कुल, ये अक्सर गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्च और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, इंटरप्रेटिव अप्रोच से जुड़ा होता है, जहां लक्ष्य होता है अर्थ, संदर्भ और लोगों के अनुभवों को समझना। तो शोधकर्ता खुले दिमाग से फील्ड में जाते हैं। आता है, क्या उभर कर आता है। ठीक है। इन सीमाओं को देखते हुए, खासकर सख्त प्रयोगों की सीमाओं को, शुरुआती समाजशास्त्रियों ने तुलना करने का एक और तरीका खोजा था, है ना? तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। हाँ, तुलनात्मक विधि बहुत शक्तिशाली थी, खासकर दुर्खीम, वेबर जैसे क्लासिकल थिंकर्स के लिए। ये प्रयोग का एक विकल्प जैसा है, लेकिन बिना प्रत्यक्ष हेरफेर के। तो इसमें करते क्या है? आप विभिन्न समाजों या संस्कृतियों या फिर ऐतिहासिक अवधियों में सामाजिक घटनाओं की तुलना करते हैं, जैसे परिवार की संरचना, राजनीतिक व्यवस्था या आत्महत्या दर। समानताएं और अंतर देखकर, जैसे दुर्खीम ने अपने आत्महत्या अध्ययन में किया था, विभिन्न धार्मिक समूहों की तुलना। बिल्कुल, उन्होंने पाया कि प्रोटेस्टेंट समूहों में कैथोलिक या यहूदी समूहों की तुलना में आत्महत्या की दरें ज्यादा थीं। और उनका तर्क था कि ये धर्मशास्त्र की वजह से नहीं था। नहीं, उनका तर्क था कि इसका कारण सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन की डिग्री थी। प्रोटेस्टेंट समाजों में उनके अनुसार कम एकीकरण था,
तो इस तरह तुलना करके उन्होंने एक संभावित कारण यानी एकीकरण को अलग करने की कोशिश की। ये तो काफी चालाकी भरा है। मतलब वास्तविक दुनिया में जो भिन्नताएं हैं उनका ही उपयोग कर लेना। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होंगी। हाँ, मुख्य सीमा ये है कि समाज कभी भी पूरी तरह से तुलनीय नहीं होते। इतने सारे कारक होते हैं जो एक साथ काम कर रहे होते हैं। हाँ, दो समाजों की तुलना दो टेस्ट ट्यूबों की तरह तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। शोधकर्ताओं को अक्सर व्याख्या करनी पड़ती है, अनुमान लगाना पड़ता है। इससे वो वैज्ञानिक कठोरता थोड़ी कम हो सकती है जो एक नियंत्रित प्रयोग में होती है। तो हम कौन सी विधि चुनते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम जानना क्या चाहते हैं। ये हमें उस बड़ी बहस की ओर ले जाता है, मात्रात्मक बनाम गुणात्मक, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, संख्याएं बनाम शब्द, एक तरह से। शास्त्र में हालांकि अब शायद उतना कठोर नहीं है। मात्रात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव मेथड्स, उस प्रत्यक्षवादी परंपरा से निकली हैं। मतलब गिनने योग्य चीजों पर ध्यान। हाँ, संख्याएं, आंकड़े, पैटर्न, चरों के बीच संख्यात्मक संबंधों की तलाश करना। इसका फायदा क्या गिना जाता है? समर्थक कहते हैं कि ये ज्यादा वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि संख्याएं कम व्यक्तिपरक लगती हैं। मानकीकरण संभव है जिससे तुलना आसान होती है, और ये बड़ी तस्वीर दिखा सकता है, मैक्रो लेवल पैटर्न, जैसे राष्ट्रीय बेरोजगारी दर। बड़ी सर्वेक्षण और प्रयोग इसके उदाहरण हैं। जी, आप चार्ट और ग्राफ से आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान? देखिए, इसकी ताकत ही इसकी कमजोरी भी है। सिर्फ संख्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से ये अक्सर मानवीय अनुभव की गहराई, बारीकियों और लोगों के कार्यों के पीछे के अर्थ, मतलब क्यों को पकड़ने में विफल रहता है। तो यहीं पर गुणात्मक विधियां, क्वालिटेटिव मेथड्स आती हैं। अर्थ और गहराई के लिए वर्स्टेन की अवधारणा यहाँ महत्वपूर्ण है। गहरे, सहानुभूतिपूर्ण समझ हासिल करने की कोशिश करना, दुनिया को उन लोगों की नजर से देखना जिनका आप अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका फायदा है गहराई, डेप्थ। हाँ? अविश्वसनीय रूप से समृद्ध, विस्तृत समझ। ये उन छिपे हुए नियमों, सांस्कृतिक धारणाओं को उजागर कर सकता है जिन्हें लोग जीते तो हैं पर आसानी से बता नहीं पाते। सहभागी अवलोकन या गहन साक्षात्कार इसके उदाहरण हुए। जी, लेकिन यहाँ भी कुछ कमियां होंगी। जरूर। एक तो व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी एक चिंता है, क्योंकि शोधकर्ता की व्याख्या केंद्रीय होती है। हाँ, रिसर्चर का अपना नजरिया असर डाल सकता है। और दूसरी बात, चूंकि ये अध्ययन अक्सर छोटे पैमाने पर होते हैं, क्योंकि डेटा संग्रह बहुत गहन होता है, तो निष्कर्षों को व्यापक आबादी पर सामान्यकृत करना मुश्किल होता है। मतलब बाहरी वैधता कम होती है। तो ऐसा लगता है कि आपको दोनों की जरूरत है, बड़ी तस्वीर के लिए क्वांट और गहराई के लिए क्वाल। बिल्कुल, यही कारण है कि मिश्रित विधि अनुसंधान, मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च तेजी से आम हो रहा है, जो दोनों को औपचारिक रूप से जोड़ता है। अच्छा। और इसके भीतर एक महत्वपूर्ण तकनीक है त्रिकोणीयकरण, ट्रायंगुलेशन। त्रिकोणीयकरण, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, जैसे नक्शे पर कोई जगह ढूंढना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये नॉर्मन डिन्जिन द्वारा लोकप्रिय किया गया विचार है। इसका मतलब है कि एक ही घटना का अध्ययन करने के लिए कई तरीकों या कई प्रकार के डेटा स्रोतों का उपयोग किया जाए। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए, क्रॉस चेकिंग करने के लिए। अच्छा, वेरीफाई करने के लिए। हाँ, सोचिए, अगर आपका क्वांटिटेटिव सर्वे एक प्रवृत्ति दिखाता है और आपके क्वालिटेटिव इंटरव्यूज उस प्रवृत्ति के पीछे के अनुभवों को उजागर करते हैं, और शायद दस्तावेजों का विश्लेषण भी उसी ओर इशारा करता है, तो आप अपने निष्कर्षों में ज्यादा आश्वस्त हो सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये किसी एक विधि की सीमाओं को कम करने में मदद करता है। लक्ष्य एक ज्यादा मजबूत, व्यापक और मान्य समझ हासिल करना है। तो क्वांट चौड़ाई देता है और क्वाल गहराई देता है, और ट्रायंगुलेशन दोनों को मिलाकर तस्वीर को ज्यादा पुख्ता बनाता है। बिल्कुल। और त्रिकोणीयकरण का मतलब सिर्फ क्वांट और क्वाल मिलाना ही नहीं है। इसका मतलब कई क्वांट तरीके इस्तेमाल करना या कई क्वाल तरीके इस्तेमाल करना या अलग-अलग सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से देखना भी हो सकता है। अच्छा। मूल विचार अभिसरण यानी कन्वर्जेंस देखना है। क्या अलग-अलग रास्ते एक ही निष्कर्ष की ओर ले जा रहे हैं? ठीक है, ये समझ आया। अब थोड़ा और व्यवहारिक होते हैं। समाजशास्त्री वास्तव में डेटा इकट्ठा करने के लिए किन उपकरणों का उपयोग करते हैं? लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल, डेटा और सूचना में क्या अंतर है? लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। अच्छा सवाल है। डेटा कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। तथ्य, अवलोकन, संख्याएं, साक्षात्कार के अंश, जैसे सर्वे का एक जवाब या जनगणना का एक आंकड़ा। ठीक है,
रॉ फैक्ट्स। हाँ, और सूचना वो डेटा है जिसे संसाधित किया गया है, संगठित किया गया है और संदर्भ में रखा गया है। वो सार्थक है, वो आपको कुछ बताती है। जैसे कच्चे जनगणना डेटा लेना, वो डेटा है, और उससे विभिन्न राज्यों के लिए लिंगानुपात की गणना करना, ये सूचना है। समझ गया। डेटा रॉ है, सूचना प्रोसेस्ड और मीनिंगफुल है। चलिए अब उपकरणों पर आते हैं। गुणात्मक शोध का एक मुख्य आधार है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है? इसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जा रहे समूह या समुदाय में खुद को डुबो देता है। मतलब उनके साथ रहता है? हाँ, उनके दैनिक जीवन में भाग लेता है, उनकी दिनचर्या गतिविधियों में शामिल होता है, जबकि वो व्यवस्थित रूप से अवलोकन भी कर रहा होता है। अच्छा। और इस गहन फील्डवर्क से जो अंतिम उत्पाद निकलता है वो विस्तृत समग्र विवरण और विश्लेषण, उसे नृवंश विज्ञान या एथनोग्राफी कहते हैं। इसका उद्देश्य अंदरूनी सूत्र का दृष्टिकोण, वो एमिक पर्सपेक्टिव हासिल करना है। हाँ, मुख्य लक्ष्य यही है, ये समझने की कोशिश करना कि लोग अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे अनुभव करते हैं, उनके अपने नियम, उनके मूल्य क्या हैं। ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की ने ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के साथ जो काम किया, हाँ, सुना है। और बाद में अमेरिका में शिकागो स्कूल के समाजशास्त्रियों ने, जिन्होंने शहरी जीवन, गैंग्स, अप्रवासियों का अध्ययन किया, उन्होंने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। भारत में एम.एन. श्रीनिवास का गांव का अध्ययन भी क्लासिक उदाहरण है। हाँ, जिसने संस्कृतिकरण जैसी प्रक्रियाओं को उजागर किया। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, एकदम अंदर तक जाकर समझना। लेकिन इसमें चुनौतियां भी बहुत होंगी। बिल्कुल। एक बड़ी चुनौती है प्रतिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी, या जिसे हॉथॉर्न प्रभाव भी कहते हैं। हॉथॉर्न प्रभाव मतलब लोग अपना व्यवहार बदल देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें देखा जा रहा है। हाँ, ये तो होता है। दूसरी चुनौती है वस्तुनिष्ठता बनाए रखना। ऑब्जर्वर बायस का खतरा रहता है। शोधकर्ता ही मुख्य उपकरण है, तो उसके अपने विचार, उसके अपने पूर्वाग्रह निष्कर्षों को प्रभावित कर सकते हैं। नैतिक मुद्दे भी उठते हैं। ठीक है, अब उस उपकरण पर आते हैं जो व्यापक पैटर्न पकड़ने के लिए जाना जाता है, सामाजिक सर्वेक्षण, सोशल सर्वे। हाँ, ये बड़े पैमाने पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने का क्लासिक तरीका है। इसका उद्देश्य होता है एक नमूने, एक सैंपल से डेटा एकत्र करना, ताकि उस बड़ी आबादी के बारे में सांख्यिकीय निष्कर्ष निकाला जा सके जिससे वो सैंपल लिया गया है, समझ सकते हैं। और ये शायद ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हाँ, बिल्कुल। और इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं उनकी बाहरी वैधता अक्सर उच्च होती है, मतलब वे पूरी आबादी पर लागू होने की ज्यादा संभावना रखते हैं। लेकिन इसकी सफलता सही नमूना चुनने पर बहुत निर्भर करती है। वे ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि नमूना प्रतिनिधि हो, मतलब पूरी आबादी जैसा हो? नमूना चयन, सैंपलिंग बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आदर्श रूप से संभाव्यता नमूनाकरण, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? हाँ, इसके पीछे मुख्य सिद्धांत है यादृच्छीकरण, रैंडमाइजेशन, यानी चयन में पूर्वाभय से बचने के लिए आबादी में हर किसी के पास चुने जाने का एक ज्ञात समान अवसर होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन, खासकर जब आबादी बहुत विविध हो। स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन, इसका क्या मतलब है? परतें बनाना? हाँ, एक तरह से आप आबादी को प्रासंगिक उपसमूहों या स्तरों में विभाजित करते हैं, जैसे आयु, लिंग, आय, क्षेत्र, धर्म के आधार पर। अच्छा, ग्रुप्स बना लेते हैं। हाँ, फिर आप प्रत्येक स्तर या ग्रुप के भीतर से यादृच्छिक रूप से सैंपल लेते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सैंपल में इन ग्रुप्स का अनुपात वास्तविक आबादी में उनके अनुपात से मेल खाता हो। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये सुनिश्चित होता है कि सभी प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व हो। इससे सटीकता बढ़ती है और नमूनाकरण, सैंपलिंग एरर, कम होती है। ठीक है, तो नमूना चुन लिया, अब जानकारी कैसे प्राप्त करें? प्रश्नावली और साक्षात्कार से, क्वेश्चनेयर्स और इंटरव्यूज। हाँ, ये सर्वेक्षणों के भीतर प्राथमिक उपकरण है, लेकिन कभी-कभी ये स्टैंडअलोन तरीके भी हो सकते हैं। प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर, हाँ, प्रश्नों की एक सूची होती है। इसमें अलग अलग तरह के सवाल होते हैं। हाँ, इसमें बंद प्रश्न हो सकते हैं, क्लोज्ड एंडेड, जैसे हाँ नहीं, बहुविकल्पी, रेटिंग स्केल। इनको कोड करना और विश्लेषण करना आसान होता है। ये मात्रात्मक डेटा देते हैं। और दूसरे होते हैं खुले प्रश्न, ओपन एंडेड, जिसमें लोग अपने शब्दों में उत्तर देते हैं। इनसे आपको समृद्ध गुणात्मक डेटा मिलता है, लेकिन इनका विश्लेषण करना ज्यादा कठिन और समय लेने वाला होता है।
प्रश्नावली के कुछ नुकसान भी होंगे? हाँ बिल्कुल। एक है गैर प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह, नॉन रिस्पॉन्स बायस। मतलब जो लोग जवाब नहीं देते, हो सकता है वे उन लोगों से व्यवस्थित रूप से भिन्न हों जो जवाब देते हैं। इससे परिणाम पक्षपाती हो सकते हैं। और भ्रामक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चन, उत्तर को प्रभावित कर सकते हैं। और एक और चीज है सामाजिक वांछनीयता पूर्वाग्रह, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। वो क्या है? लोग वो उत्तर दे सकते हैं जो उन्हें लगता है कि सामाजिक रूप से स्वीकार्य हैं, ना कि वो जो वे वास्तव में मानते हैं। क्या साक्षात्कार, इंटरव्यूज इन कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं? वे ज्यादा लचीले होते हैं शायद? हाँ, कुछ हद तक। साक्षात्कारकर्ता अस्पष्टता को स्पष्ट कर सकता है अगर कोई सवाल समझ नहीं आया तो, या अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो और गहराई में जा सकता है। तो संभावित रूप से आपको उच्च गुणवत्ता वाला डेटा मिल सकता है। इंटरव्यू भी अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, वे संरचित हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड, जिसमें प्रश्नों की एक निश्चित सूची होती है जिसका सख्ती से पालन किया जाता है। ये मात्रात्मक के ज्यादा करीब है, या फिर असंरचित हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड। वो कैसे होते हैं? वो ज्यादा बातचीत की तरह होते हैं। हो सकता है आपके पास विषयों की एक सूची हो, लेकिन बातचीत स्वाभाविक रूप से बहती है। अप्रत्याशित विषय भी उभर सकते हैं। ये ज्यादा आगमनात्मक और गुणात्मक होता है। लेकिन यहाँ भी पूर्वाग्रह का खतरा रहता होगा, बायस का? बिल्कुल। एक होता है साक्षात्कारकर्ता पूर्वाग्रह, इंटरव्यूअर बायस। मतलब साक्षात्कारकर्ता की अपनी विशेषताएं या व्यवहार उत्तर को प्रभावित कर सकता है। और सामाजिक वांछनीयता पूर्वाग्रह यहाँ भी एक मुद्दा हो सकता है, शायद आमने सामने की सेटिंग में और भी ज्यादा। ठीक है। इनके अलावा क्या कोई और महत्वपूर्ण तकनीकें हैं जिनका जिक्र करना चाहिए, संक्षेप में? हाँ, कुछ और हैं। एक है अनुसूची या शेड्यूल। ये ज्यादा औपचारिक मानकीकृत उपकरण है, अक्सर तालिका के रूप में। ये अवलोकन या संरचित साक्षात्कार के दौरान उपयोग किया जाता है। ये शोधकर्ता के लिए एक गाइड की तरह काम करता है ताकि जानकारी लगातार और वस्तुनिष्ठ रूप से एकत्र की जा सके। अच्छा। और केस स्टडी? केस स्टडी किसी एक इकाई, एक व्यक्ति, समूह, घटना, समुदाय, संगठन का गहन गहराई से अध्ययन है। इसका लक्ष्य होता है समग्र समझ हासिल करना। लेकिन इसकी सीमा ये है कि निष्कर्षों को सामान्यीकृत करना मुश्किल होता है, बाहरी वैधता कम होती है। और ऐतिहासिक या वृत्तचित्र अनुसंधान? हाँ, हिस्टोरिक या डॉक्यूमेंट्री रिसर्च। इसमें पहले से मौजूद सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, आधिकारिक रिपोर्ट, पत्र, समाचार पत्र, अभिलेखागार, कॉम्ट, मार्क्स, दुर्खीम, वेदर जैसे क्लासिक्स के लिए ये मौलिक था। और आज भी अतीत का अध्ययन करने या समय के साथ सामाजिक रुझानों का विश्लेषण करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई बहुत सारे उपकरण और तकनीकें। अब कुछ मुख्य विश्लेषणात्मक अवधारणाओं पर आते हैं जो इन सब के आधार हैं। सबसे पहले चर, वेरिएबल्स। ये क्या है? चर कोई भी विशेषता या गुण है जो बदल सकता है या अलग-अलग मान ले सकता है। एक तरह से ये अवधारणाओं के मापने योग्य घटक होते हैं। जैसे सामाजिक वर्ग एक अवधारणा है। इसे मापने के लिए हम इसे आय, शिक्षा, व्यवसाय जैसे चरों में तोड़ सकते हैं। और कारण प्रभाव के अध्ययन में हम दो तरह के चरों की बात करते हैं। हाँ, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आईवी, जिसे माना गया कारण समझा जाता है, और आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल या डीवी, जो प्रभाव या परिणाम होता है। जैसे दुर्खीम के अध्ययन में सामाजिक एकीकरण आईवी था और आत्महत्या दर डीवी थी। बिल्कुल सही। फिर हमने नमूनाकरण, सैम्पलिंग पर बात की। हाँ, बड़ी आबादी से एक छोटा प्रतिनिधि समूह चुनना। जी, जिसके बारे में आप समझना या सामान्यीकरण करना चाहते हैं। हमने संभाव्यता यानी यादृच्छिक और गैर संभाव्यता यानी गैर यादृच्छिक नमूनाकरण के बारे में बात की। और परिकल्पना, हाइपोथेसिस। परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में एक शिक्षित अनुमान या भविष्यवाणी है, एक विशिष्ट परीक्षण योग्य कथन। जैसे उच्च गरीबी उच्च निरक्षरता से जुड़ी है, ये एक परिकल्पना हुई। हाँ, शोध में हम अक्सर शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस या H0 को अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं। H0 क्या कहती है? H0 कहती है कि कोई संबंध नहीं है। उसे अस्वीकार करके हम वैकल्पिक परिकल्पना, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस या H1 का समर्थन करते हैं, जो कहती है कि संबंध है। ठीक है। और अंत में विश्वसनीयता और वैधता, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी,
ये बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। हाँ, ये शोध की गुणवत्ता के लिए केंद्रीय है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी का अर्थ है स्थिरता, पुनरुत्पादनीयता, क्या माप बार बार समान परिणाम देता है। और वैधता, वैलिडिटी। वैधता का अर्थ है सटीकता, सच्चाई, क्या अध्ययन वास्तव में वही माप रहा है जो वो मापने का दावा करता है, क्या वो सच में उसी चीज को नाप रहा है। जैसे एक वजन मशीन है जो हर बार 5 किलो ज्यादा दिखाती है, वो विश्वसनीय तो है क्योंकि हर बार वही गलत वजन दिखा रही है। हाँ, लेकिन वो वैध नहीं है क्योंकि सही वजन नहीं माप रही। बिल्कुल उत्तम उदाहरण है। वैधता के लिए विश्वसनीयता जरूरी है, लेकिन विश्वसनीयता वैधता की गारंटी नहीं देती। और समाजशास्त्र में दोनों को हासिल करना एक चुनौती है, खासकर आंतरिक वैधता, कारण प्रभाव की निश्चितता, और बाहरी वैधता, सामान्यीकरण के बीच संतुलन बनाना। ठीक है, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। जो श्रोता प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन अवधारणाओं के सिर्फ जानना नहीं बल्कि लागू करना महत्वपूर्ण है। जैसे अगर पूछा जाए कि गरीबी और निरक्षरता का उपयोग करके परिकल्पना कैसे बनाएं। हाँ, तो आप पहले परिकल्पना को परिभाषित करेंगे, फिर तुरंत उदाहरण लागू करेंगे। परिकल्पना है कि उच्च गरीबी दर उच्च निरक्षरता दर से जुड़ी हुई है। फिर स्पष्ट रूप से बताएंगे कि यहाँ स्वतंत्र चर IV गरीबी है और आश्रित चर DV निरक्षरता है, और बताएंगे कि यह एक परीक्षण योग्य संबंध प्रस्तावित करता है। तो परिभाषा, फिर सीधा आवेदन और IV-DV के पहचान, ये एक मजबूत उत्तर बनाता है जी। या अगर सहभागी अवलोकन की आलोचना करने के लिए कहा जाए तो पहले उसकी ताकत बताएं, गहराई, MS परिप्रेक्ष्य, शायद एक उदाहरण दें, फिर व्यवस्थित रूप से इसकी सीमाओं का विश्लेषण करें। उन्हें समूहित कर सकते हैं, जैसे पद्धतिगत चुनौतियां, प्रतिक्रियाशीलता, पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह और पहुंच संबंधी मुद्दे भी हो सकते हैं। आलोचना को तार्किक रूप से समूहित करना महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, मुख्य बातें क्या हैं जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? देखिए, मुख्य बात यह है कि विभिन्न विधियों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। सर्वेक्षण व्यापक पैटर्न के लिए है, केस स्टडी गहराई के लिए है, सहभागी अवलोकन संदर्भ और अर्थ समझने के लिए है, त्रिकोणीकरण, स्तरीकरण, परिकल्पना परीक्षण, H0, H1, विश्वसनीयता बनाम वैधता जैसी प्रमुख अवधारणाओं को समझना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यह है कि कार्यप्रणाली सिर्फ एक तकनीक की विवरण नहीं है जो शुरू में पढ़कर भूल जाएं। बिल्कुल नहीं, ये किसी भी समाजशास्त्रीय दावे की नींव है। किसी अध्ययन के तरीकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में सक्षम होना, ये समझना कि निष्कर्ष कैसे उत्पन्न हुए, उनकी सीमाएं क्या हैं, यही परिपक्व समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आप समझते हैं कि ज्ञान पाया नहीं जाता, उसे इन उपकरणों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार, हमने देखा कि समाज का अध्ययन करने में पूर्ण वस्तुनिष्ठता, वैसी जैसी शायद आदर्श प्राकृतिक विज्ञानों में होती है, वो मुश्किल है। हर विधि में कुछ न कुछ सीमाएं हैं, पूर्वाग्रह की संभावना है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम सांख्यिकीय महत्व पाते हैं या शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं, तो क्या हम वास्तव में दुनिया के बारे में एक वस्तुनिष्ठ सत्य साबित कर रहे होते हैं, या हम केवल ये दिखा रहे होते हैं कि हमारी चुनी हुई अपूर्ण विधियां एक पैटर्न या संबंध का पता लगाने के लिए पर्याप्त संवेदनशील थीं, जो हमारी सीमाओं को देखते हुए संभावित लगता है। क्या वस्तुनिष्ठता की ये निरंतर खोज कभी कभी उस व्याख्यात्मक अंतर्दृष्टि, वो वर्ष्टेहन, वो गहरी समझ, वो अर्थ की समझ के अद्वितीय मूल्य को कम कर देती है, जिसे समाजशास्त्र शायद सबसे अच्छी तरह से प्रदान कर सकता है? समाजशास्त्रीय जांच का वास्तविक मूल्य कहाँ निहित है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर विचार करें। अनुसंधान विधियों पर आज हमारे साथ इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.